सभी को नमस्कार। मंच पर विराजमान अलका गुर्जर जी, श्रवण बगड़ी जी, प्रमोद वशिष्ठ जी, राजू भंगोड़ीवाला जी, सुरेश गर्ग जी और नरेश फारिक जी, और जयपुर के वरिष्ठ उद्योगपति, वाणिज्य क्षेत्र में जो वरिष्ठता रखते हैं, महिला और बहनों, माता, सभी लोग को मेरा नमस्कार। आई ऑलवेज से दिस, कोशिश करती हूँ हिंदी में बात करने के लिए, थोड़ा एंटरटेनिंग होगा। मेरा हिंदी से ही इनका तमिल बहुत अच्छा लगेगी, फिर भी क्षमा करिए, मैं कोशिश करती हूँ। राजस्थान एक वीर भूमि है। जब भी मैं इधर आती हूँ, प्रेरणा स्रोत हमारे बहुत सारे ऐसे राणा संगा से लेकर के महाराणा प्रताप से लेकर के हर एक को मैं नमन करती हूँ, क्योंकि इतने त्याग तपस्या उनके कारण भारत आज अटूट रह रही है और उनका बलिदान हम कभी भूल नहीं जा सकते। और जैसे कहा गया, नवरात्रि के पर्व है, आप सबको शुभकामनाएं। I always consider Rajasthan has stood out for ideologically for me. मैं इससे पहले जहाँ प्रबुद्ध जन से दूसरी क्षेत्र में मिली, जयपुर में ही, उधर भी इसका जिक्र नहीं किया, मगर मैं ज़रूर अभी आपके सामने जिक्र करना चाहती हूँ। बीजेपी के सरकार और बीजेपी के फॉर्मेशन से पहले ही, सरकार का फॉर्मेशन एक है, बीजेपी पार्टी का फॉर्मेशन दूसरा है। इससे पहले से ही राजस्थान के जनसंघ के लीडर्स और मुख्यतः मैं पर्सनली आई लाइक टू पे माई रिस्पेक्ट्स टू माननीय भैरव सिंह शेखावत जी। He has stood out even when it is impossible. It was impossible to dream that BJP will come to power once. There will be leaders like Shekhawat ji who will give us guidance. इतना सपना भी जब देखना मुश्किल था, उस समय he stood out as to how it is possible जनसंघ और बीजेपी के आइडियोलॉजी के साथ हम कैसे राजनीति में आगे आ सकते हैं। इसीलिए I have that special one little additional attachment to Rajasthan, because we have looked up, at least in the south, we have looked up to Manya Bhairav Singh Shekhawat ji, and I can never forget that very hot day in May when we came to pay his on his passing away, the अंतिम respects pay करने के लिए जब आए थे, और we were part of a large gathering. So those are the kind of leaders which Rajasthan has always provided. And इधर आने से पहले मैं कोयम्बतूर में, तमिलनाडु में और तमिलनाडु में अन्य क्षेत्र में भी कैंपेन के लिए गई थी, और मेरा कोयम्बतूर में लास्ट एंगेजमेंट वॉज विद राजस्थानी समाज। बहुत बड़ा समाज है कोयम्बतूर में, और उनके योगदान, राजस्थान के समाज के योगदान कोयम्बतूर में पुराना है और बहुत ही स्पष्ट इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए सिर्फ तमिलनाडु, सिर्फ कोयम्बतूर में नहीं, कहीं भी मैं जाती हूँ, नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो या तमिलनाडु हो, particularly for trade and commerce, the presence of Rajasthanis has always brought in that element of nationalism. बिजनेस तो बिजनेस है, सब करते हैं, मगर साथ ही साथ नेशनलिज्म को बिल्डअप करने वाले लोग राजस्थान से होते हैं।
इसीलिए मैं सर झुकती हूँ कि हर राजस्थानी, चाहे कुछ भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या ट्रेड एंड कॉमर्स में है या मैन्युफैक्चरिंग में, बहुत बड़े इंडस्ट्रियल लीडर्स भी आज राजस्थान से ही। आप सबके ये एक फीचर और क्वालिटी के वजह से बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग हो या कुछ भी एक्टिविटी हो, आपके contribution goes along with nationalism, and therefore you carry a very big responsibility in bringing that togetherness in this country. So you have a big role to play. And मैं मानती हूँ इस लोकसभा चुनाव के बाद भी इधर से आने वाले लोकसभा सांसदगण भारत के आने वाले 25 years का एजेंडा में बहुत बड़ा और अहम रोल प्ले करेंगे। उसके लिए मैं आप सबका पहले से धन्यवाद देती हूँ। हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो रिलीज होने के बाद मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, इसीलिए उससे मैं शुरू करती हूँ कि हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ पिछले 10 साल में जो हमने कर दिखाए प्रधानमंत्री मोदी जी के कमिटमेंट के वजह से, और इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई कुछ निर्णय लिया नहीं गया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है भाई छोड़ो उसका, नहीं। तमिलनाडु में कुछ और पार्टी का सरकार है भैया इसीलिए कुछ करना नहीं है हमें, ऐसे राजनीतिक नजरिया से ना देखते हुए हर प्रोग्राम हर राज्य को पहुंचना है, और जहां उधर स्पेशली कुछ पर्टिकुलर एरियाज के लिए ध्यान देना है, ये सब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। और उसमें स्पेशली 2 पॉइंट आपके सामने रखना चाहती हूँ। चाहे कोई भी नेता हो, पिछले 50-60 साल में एक प्रोजेक्ट शुरू किया, फाउंडेशन स्टोन ले किया, मगर उसको कंप्लीट कर नहीं पाए। 2014 में पावर में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का वही था एक सिंगल आदेश कि जितने भी सालों तक प्रोजेक्ट्स वेट कर रही है उन सबको कंप्लीट करो। उसका श्रेय अगर कोई और को जाता है मुझे परवाह नहीं, देश का आगे बढ़ने में वो रुकावट वैसे की वैसे रहना नहीं चाहिए। बहुत इसीलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो शतकों से दशकों से वेट कर रहे हैं, वो सब प्रोजेक्ट पे कंप्लीशन में आया। उसके कारण देश में लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होता है, कनेक्टिविटी इंप्रूव होता है, बिजनेस करने का माहौल इंप्रूव होता है। सो ये एक पुराना पेंडिंग प्रोजेक्ट्स क्लियर करना, वैसे नया प्रोजेक्ट्स को भी 100% इम्प्लीमेंट करना, फाउंडेशन स्टोन भी और कंप्लीशन भी, इनॉग्रेशन भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के समय ही ऐसे होने वाले बहुत सारे स्कीम्स आप देख पाएंगे। अगर इनॉग्रेशन नहीं हुआ, आने वाले 2-3 महीने के अंदर कंप्लीट भी वो भी हो जाएगा। ऐसे ही स्पीड में प्रोजेक्ट्स नया को शुरू भी किया, कंप्लीट भी किया, वो सेकंड है। तीसरी एक फीचर 10 साल का कोई भी निर्णय पॉलिसी के तहत, कानून के तहत जो भी निर्णय ले रहे हैं, इन सब में कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर एक बहुत बड़ा फीचर है। ये नहीं है कि दिल्ली में बैठ करके प्रधानमंत्री जी कुछ सोच विचार करके अपने आप कानून बना रहे हैं, नहीं। हर एक कानून का ड्राफ्टिंग स्टेज में ही विस्तृत रूप में देश भर का कंसल्टेशन होता है और इनपुट लेकर के हम उस कानून को तैयार करते हैं। मैं उदाहरण के नाते एक और नयापन जो हमने प्रधानमंत्री जी के कहने पर 2019 में मेरे कार्यकाल में वित्त मंत्रालय से शुरू हुआ, तो ये है कि बजट ड्राफ्टिंग से पहले सबसे कंसल्टेशन होता है। हर वर्ग आकर के दिल्ली में बात करते हैं या ईमेल भेजते हैं या पब्लिक कंसल्टेशन के द्वारा या आपके चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इंफॉर्मेशन आता है। फिर बजट पेश होता है। पेश होने के बाद और पारित होने के, फाइनेंस बिल पारित होने के बीच में, उस अंतराल में पूरे देश में घूमने के लिए आदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया कि ओके यू प्रेजेंटेड द बजट, मगर जाओ अभी पूरे देश में
बोलो कि आपके आने वाले फाइनेंस बिल में क्या फीचर्स है, बजट के द्वारा क्या क्या आपने प्रावधान कर रही हो, ये सब हर रीजन में एक क्षेत्र में जाकर के, एक सिटी में जाकर के सबको बुलाकर बात करो और बात करके आना नहीं, वापस सिर्फ आना और कुछ नहीं करना, ये नहीं था। इंटेंशन ये था कि बात करो, इनपुट्स ले लो और उसके बाद बजट में या फाइनेंस बिल में कुछ अमेंडमेंट करना है। आपने एक रूप दे दिया, एक स्वरूप दे करके उधर रख लिया, मगर उसके बावजूद भी अगर ग्राउंड में फीलिंग है कि ये ठीक है मगर इसमें 2 पॉइंट्स ऐसे बदलना है, तो सुनने के बाद आकर बदलो। सो द बजट इज नेवर फाइनल टिल इट इज पास्ड। ट्रेशरी बेंच के द्वारा ही अमेंडमेंट्स पेश करते थे हम 2019 से। मुझे याद है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के 2-3 सदस्यगण उठ करके मेरे से प्रश्न पूछे कि 1 फरवरी बजट पेश कर रही हो, फिर आकर के मार्च 2nd 3rd जब दोबारा सेशन में बजट सेशन में हाउस मीट होता है, तब ट्रेशरी बेंच के द्वारा ही अमेंडमेंट ले आ रहे हो, ये क्या तरीका है? वो उठ करके प्रश्न पूछते थे। तब मैं गर्व से ये बात बोली और रिकॉर्ड में आया कि मेरा गलती को करेक्ट करना नहीं है, लोगों को क्या चाहिए ये सुनकर मैं आकर के उसको इंट्रोड्यूस कर रही हूं। भाई इसमें कुछ और नया है नहीं। हर बजट के बाद ये अभी एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म हो गया है। ठीक है, बजट पेश कर दिया, सब लोग सुन रहे, और इससे ये दूसरे एक मैं परिणाम देख रही हूं कि बजट के दिन सब लोग सुनते हैं, उसके बाद उसके ऊपर ध्यान नहीं है। ऐसे जो टाइम था उससे हट करके अभी लोग उसका अच्छा डिटेल में देख रहे हैं और इंतजार करते हैं कि बोलेंगे हम मिनिस्ट्री को ये सही नहीं है या इसमें ये परिवर्तन ले आओ। सो पार्टिसिपेशन दोनों तरफ से बढ़ गया है। ऐसे ही हर एक फेसलेस का टैक्सेशन के समय फेसलेस सिस्टम जो ले आए, उसके ऊपर जीएसटी के ऊपर कितने बार कंसल्टेशन और कितने बार लोगों का सुझाव लेकर के सिस्टम को और टेक्निकल वो जीएसटीएन का बदलाव जो करना है वो सब हम करते रहते हैं। सो इन अदर वर्ड्स अभी मैनिफेस्टो आ गया, ऐसा मैंने शुरू किया और इस मैनिफेस्टो के आधारित आने वाले चुनाव के बाद जो कार्यक्रम होगा उसमें भी आप सबसे इनपुट लेकर के ही प्रधानमंत्री जी आगे ले जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जनता के लिए सेवा के लिए करते हैं काम, ना कि हमारे अपने घर के लिए या हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए हम कानून बनाते हैं। इसलिए आई ऑलवेज वैल्यू पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्री, पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, so that we are aligned with your expectations। नहीं तो सरकार कानून बनेगी मगर उससे आपको मतलब ही नहीं लगता तो क्या फायदा। So we believe in input taking and also amending accordingly। So I would appeal to you that for MSMEs, for trade and commerce in particular, all that has been mentioned is something which you would want to have a look at from the manifesto। Give us your inputs। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी, मगर एक याद दिलाती हूं, पिछले 10 साल में एमएसएमई के संदर्भ में, ट्रेड एंड कॉमर्स के संदर्भ में, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, एमएसएमई मिनिस्ट्री हो, पूरे के पूरे इंटरेक्शन चालू रखा। इसीलिए मैं एक उदाहरण के साथ आई कैन पुट फॉरवर्ड माय थॉट that consultation is always useful for both government and for the participants। लॉकडाउन के समय एमएसएमई के इनपुट आने के बाद जब गवर्नमेंट के सॉवरेन गारंटी के साथ इमरजेंसी क्रेडिट लिक्विडिटी गारंटी स्कीम जो हमने इंप्लीमेंट किया, डिजाइन किया, फिर आपके इनपुट से वो उसको थोड़ा कम एडजस्ट करके इंप्लीमेंट किया, और इंप्लीमेंटेशन में लिटरली एवरी डे मैंने बैंकों के साथ
फोन में वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठ करके यू हैव नो राइट टू से नो। नो करने वाले एमएसएमई होंगे, कस्टमर होंगे, आप नहीं। और आप सभी आपके क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को मैसेज भेजो कि हम ECLGS आपके लिए रेडी रख रहे हैं, आप हाँ बोलो तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा। ये मैं मानती हूं एक अच्छा सा उदाहरण है कि when you need help, the government is there, and the way you need help, the government will give, and even afterwards when टूरिज्म रिलेटेड लोग, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड लोग बोले सबको कवर किया, हमें नहीं टच किया, फिर उनको भी वो एक्सटेंड किया है। अमाउंट भी 3 लाख करोड़ से ज़्यादा वो गारंटी का अमाउंट हमने बढ़ाया भी। मैं ज़रूर ये कह सकती हूँ कि उसके कारण बहुत सारे MSME सरवाइव हुए और बाहर भी प्रॉब्लम से आए, उसके बाद उनके अपने ताकत से आज खड़े भी हो रहे। सो मैं ये नहीं कह रही हूं कि उसी स्कीम के वजह से ही अब नहीं, जस्ट दैट लिटिल बिट ऑफ हैंड होल्डिंग हैज हेल्प्ड यू टू स्टैंड ऑन योर ओन बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स। वो एक क्लासिक उदाहरण है हमारी वर्किंग, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लीडरशिप में हमारी वर्किंग का एक उदाहरण। सो मैं मानती हूँ इससे अभी ज़्यादा ना बोलते हुए, यू हैव एन इंटरेक्शन प्लान, आई विल रिस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर क्वेश्चंस। द नेक्स्ट 25 years विल बी वेरी क्रिटिकल फॉर इंडिया। आपने देखा 23-24 फाइनेंशियल ईयर में 3rd क्वार्टर में पूरे हर एक क्वार्टर में 8% और मोर का ग्रोथ हो रही है। 3rd क्वार्टर में 8.4% भी ग्रोथ हुआ। 4th क्वार्टर में भी उसी स्तर का ग्रोथ ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो ऑन एन एवरेज 23-24 का ग्रोथ उस लेवल पर ही चल रहा है, सस्टेनेबल ग्रोथ है। हम होप रख करके हमारे ऊपर ही आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं, जिससे पूरे दुनिया में जैसे पिछले 3 साल से लगातार हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रह रहे हैं, वैसे ही आने वाले सालों में भी रह सकते हैं। आज JP मॉर्गन के लिस्ट में हमारे लिस्टिंग हुआ है, ब्लूमबर्ग में भी जनवरी 25 से लिस्टिंग हो रही है, FDI इस देश में बरकरार आ रही है, और बॉन्ड मार्केट में भी हमारा स्तर ऊंचा है। और व्हेन बॉन्ड मार्केट में हमारी परफॉर्मेंस ठीक रहेगा, पब्लिकली अवेलेबल फंड्स सिर्फ सरकार का बोरोइंग के लिए नहीं, प्राइवेट में बोरो करने वाले का भी वो पूल बढ़ जाता है। इसीलिए क्राउडिंग इन के बाद हम बार बार बोलते हैं, सरकार बोरो करने के लिए जो पूल है उससे कोई नॉर्मली बचता नहीं है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट हमारा इतना डीप नहीं था, मगर मेहनत करके उस बॉन्ड मार्केट को डीप भी बनाया, वाइडन भी किया, और विदेश से आज पैसा सरकारी सिक्योरिटीज का भी आ रही है। इसलिए मैं मानती हूं सस्ते में बैंक के द्वारा या मार्केट के द्वारा फाइनेंस अवेलेबल होगा, हमारे लिए होने वाले हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 25 बिलियन का एक्सपेक्टेशन है सिर्फ JP मॉर्गन के द्वारा, लिस्टिंग के द्वारा, और ब्लूमबर्ग में भी वही स्तर में आने का हर संभावना है। हम अभी थोड़ा सामने आकर के रिस्क लेकर के बिजनेस को एक्सपैंड करना, या नया इन्वेस्टमेंट करना, या ये सोच लेना कि न्यू सेक्टर, सनराइज सेक्टर्स, जिसमें गवर्नमेंट PLI के द्वारा प्रमोट कर रही है कि देख लीजिए 3 साल, सिर्फ 3 साल में आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग, एप्पल फोन का मैन्युफैक्चरिंग और उनका कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करने इकोसिस्टम पूरे के पूरे भारत में, और इधर से एक्सपोर्ट
40% ऑफ ग्लोबल आईफोन मार्केट का मैन्युफैक्चरिंग इधर से एक्सपोर्ट के रूप में जा रही है। ये यू वुडंट हैव इमेजिन्ड इट 3 years ago। इसीलिए मैं बहुत सारे उदाहरण लेके आपका समय नहीं लेती हूं, मगर जरूर आपका प्रश्न है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। इकोनॉमिक पॉलिसी, लार्जर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल टैक्सेशन पॉलिसी और ट्रांसपेरेंट तरीके से गवर्नमेंट का टेंडर वगैरह, प्रोक्योरमेंट वगैरह होने के कारण आज भारत के इकोनॉमी के ऊपर विदेश में इतना रिकग्निशन है। लोग अभी आ रहे हैं इधर, हमारे जॉइंट वेंचर पार्टनर दिखाओ। NIIF हमारे नेशनल सॉवरेन फंड के जैसे सिंगापुर में तमासेक बोलते हैं, ऐसे हमारे फंड है NIIF। उसमें आज पेंशन फंड दुनिया भर के आ रही है। प्लीज पुट इट वेर यू वांट। इसीलिए ये सोलार बिगेस्ट प्रोजेक्ट इधर राजस्थान में, रेयर एर्थ्स का प्रोजेक्ट, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्ट, ग्रीन अमोनिया का प्रोजेक्ट, ये सब फ्यूचरिस्टिक है। आज आपको नहीं लगेगा कि क्या इससे क्या निकलने वाले, इतना फ्यूचरिस्टिक है। यू कैन सी दैट राजस्थान विल बी प्लेइंग अ बिग रोल फॉर 2047। विकसित भारत का फाउंडेशन इधर से निकल रहा है भाई। रेयर अर्थ हो, ग्रीन अमोनिया, सोलर हो, big investments are changing the face of Rajasthan, but yet आपके cultural rootedness के वजह से, आपके tourism potential के वजह से, आपके cuisine के वजह से, आपके textile के वजह से, आपकी unique धरती के वजह से, Rajasthan will stand out as a true representative of India। So इतना कह करके मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद।